हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने चैप्टर नंबर 9 कर लिया था। आज अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। और इसी तरह के मज़ेदार कंटेंट के लिए और हमारे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज हैं उनको भी ज़रूर फॉलो करें। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 10। नाम क्या है इसका? जैव रसायन। क्या नाम है? जैव रसायन। तो जैव रसायन है। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वर्ड दिया किसने था। तो ये शब्द दिया गया था कार्ल न्यूबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल न्यूबर्ग के द्वारा। और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैव प्लस रसायन। तो कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? जीवों से संबंधित जो रासायनिक पदार्थ है उनकी इसमें अध्ययन किया जाएगा। जीवों से संबंधित यौगिक, उनका अध्ययन जो है वही क्या है, एक तरह से जैव रसायन है। अब अगर अपने से बात करें चैप्टर में, तो चैप्टर में मेन देखो टॉपिक कौन कौन से आएंगे अपने। जैव रसायन। तो जैव रसायन के अंदर जो मेन इसमें टॉपिक आएंगे, उसमें पहला टॉपिक आएगा कार्बोहाइड्रेट। कौन सा आएगा? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा इसमें आएगा प्रोटीन। फिर आएंगे इसमें एंजाइम। फिर कौन से आएंगे? एंजाइम। एंजाइम के बाद में अगला जो इसके अंदर आएगा वो आएगा इसमें न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो आएगा प्रोटीन। फिर अगला जो इसमें आएगा नेक्स्ट इस प्रोटीन के बाद में वो आएगा इसमें वसा। क्या आएगा? वसा। अच्छा, ये प्रोटीन दो बार लिख दिया आपने। प्रोटीन नहीं, यहाँ पर विटामिन आएगा। विटामिन कौन सा आएगा बच्चे, ध्यान देना, विटामिन। और फिर लास्ट में इसमें जो आते हैं वो आते हैं परिरक्षक। परिरक्षक। और फिर उसके बाद में आते हैं खाद्य रंग। कौन से आते हैं? खाद्य रंग। तो ये है इसमें मेन टॉपिक जिसके बारे में अपने बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा खाद्य परिरक्षक। क्या रहेगा? खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं वास्तव में? जो खाद्य वस्तुओं को खराब होने से बचाते हैं। खराब होने से बचाएं और लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? खाद्य परिरक्षक। अब खाद्य परिरक्षक के कुछ एक गुण हैं जो उनमें होने चाहिए। खाद्य परिरक्षक के गुण जो है वो कौन कौन से हैं जो इसमें होना चाहिए? पहला तो ये कि लंबे समय तक प्रभावी, लंबे समय तक प्रभावी होने चाहिए। दूसरा, कम मात्रा में उपयोगी। कम मात्रा में उपयोगी। तीसरा जो इसके अंदर आएगा वो ये आएगा कि जो खाद्य परिरक्षक होते हैं वो भोजन की गुणवत्ता कम न करे, गुणवत्ता में कमी न हो, कमी ना करे। अगला अगर इसमें बात करें तो ये आता है कि खाद्य परिरक्षक से स्वाद में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्वाद में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अगला इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आता है वो सेहत के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। सेहत के लिए हानिकारक ना हो, हानिकारक न हो। ठीक है, तो ये कुछ गुण हैं जो खाद्य परिरक्षक में होने चाहिए। अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। तो खाद्य परिरक्षक वास्तव में दो तरह से हो सकते हैं। खाद्य परिरक्षक दो तरह के हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक। कौन से? प्राकृतिक। और दूसरे आते हैं रासायनिक।
एक तो प्राकृतिक, दूसरे कौन से आते हैं रासायनिक। अब प्राकृतिक में कौन कौन से हैं, देखो जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, या उसके अलावा तेल हो गया, ये सारे क्या हैं प्राकृतिक। नमक का उपयोग देखो अचार वगैरह में किया जाता है, उसके अलावा जो मांस मछलियां वगैरह जो होती है उसको भी स्टोर करने में काम किया जाता है। चीनी का उपयोग मिठाइयाँ जो होती है उसके स्टोर में किया जाता है, और तेल का उपयोग भी किस में किया जाता है, अचार के संवर्धन में किया जाता है। इसके अलावा चीनी का उपयोग जब जो मुरब्बा बनाते हैं उसके भी संरक्षण में किया जाता है। अब रासायनिक में बात करें तो रासायनिक में फिर से दो आ जाते हैं, एक तो कार्बनिक और दूसरा आता है अकार्बनिक। कौन सा आता है, अकार्बनिक। देखना कौन कौन से आते हैं, एक तो कार्बनिक, एक दूसरा कौन सा आता है अकार्बनिक। अब कार्बनिक में कौन कौन से हैं, अकार्बनिक में कौन से हैं, तो अकार्बनिक में ध्यान देना, इसमें आता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। उसके अलावा जो क्लोरीन गैस होती है उसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, इनका उपयोग किया कहाँ पर जाता है वो भी ध्यान देना। इनका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है जो कटे हुए फ्रूट्स हैं, कटे हुए फल और मछली वगैरह जो होते हैं उनको स्टोर करने में इसका उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट जो इसमें आते हैं वो आते हैं अकार्बनिक वाले। अकार्बनिक में बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं वो देखो, तो सबसे पहले आता है इसमें सोर्बेट्स। कौन से आते हैं, सोर्बेट्स, प्रोपियोनेट्स। उसके अलावा अगर इसमें बात करें तो आता है पैराबेन्स। क्या आता है, पैराबेन्स के अलावा इसमें देखो, इसमें आ गया सिरका। ये सारे क्या हैं, कार्बनिक हैं। अब ये हैं क्या क्या, इनके बारे में अपन थोड़ी और बात कर लेते हैं। सोर्बेट्स जो होते हैं, क्या होते हैं, सोर्बेट्स जो होते हैं, सोर्बेट्स की कई बार जो है वो परिभाषा पूछ ली जाती है। तो सोर्बेट्स क्या होते हैं, सोर्बिक अम्ल के लवण, सोर्बिक अम्ल के लवण, अम्ल के लवण। अच्छा, सोर्बेट्स का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है, ध्यान रखना, जो दुग्ध उत्पाद होते हैं, सोर्बेट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है, दुग्ध उत्पाद के लिए, जैसे पनीर हो गया या उसके अलावा कोई और दुग्ध उत्पाद हो गए उनके लिए। दूसरा इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं प्रोपियोनेट्स। क्या आते हैं, प्रोपियोनेट्स। तो प्रोपियोनेट्स क्या होते हैं वास्तव में, ध्यान रखना, प्रोपियोनेट्स होते हैं एथिल या फेनिल एस्टर प्रोपियोनिक अम्ल के, प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल या फेनिल एस्टर, एथिल या फेनिल एस्टर। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है प्रोपियोनेट्स के, ये भी ध्यान रखना। प्रोपियोनेट्स का उपयोग जो होते हैं सूखे उत्पाद जैसे कि बिस्कुट हो गया, पापड़ हो गया, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, सूखे उत्पादों को संरक्षित करने में, जैसे बिस्किट हो गया, पापड़ हो गए, या उसी तरह के जैसे नमकीन स्नैक्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए किया जाता है। सोर्बेट्स के बाद में अगला जो इसके अंदर आता है वो आते हैं पैराबेन्स। क्या आते हैं, पैराबेन्स। पैराबेन्स, तो पैराबेन्स क्या होते हैं, एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, इसको क्या कहा जाता है, पैराबेन्स। अच्छा, पैराबेन्स का यूज़ कहाँ पे होता है, जो सॉस जो होती है, चटनी वगैरह जो बनती है उसको स्टोर करने में किया जाता है, जैसे टमाटर सॉस, टमाटर सॉस, चटनी या जैम जेली वगैरह जो होती है उसके लिए किया जाता है। और उसके बाद में एक आता है इसमें सोडियम बेंजोएट। क्या आता है, सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग जो है वो ध्यान देना किसके लिए किया जाता है, जैम जेली, जैम जेली और मुरब्बा जो होता है उसके लिए
या उसके अलावा जो जूस होते हैं फलों के, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है सिरका। तो सिरके का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? अचार में। कौन सा? जो तेल रहित अचार होता है, जिसमें तेल नहीं होता, उसको सुरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिरके का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये हो गया आपके क्या, संरक्षक या खाद्य संरक्षक जिनका उपयोग किया जाता है या खाद्य संरक्षक इनको कहा जाता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर इसी तरह का और कंटेंट आपको देखना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।